जैसे कि हम लोगों ने विल के बारे में पढ़ा था, विल को लेकर A to Z जानकारी हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे कि विल कैसे बनाई जाती है, विल के रिलेटेड जो प्रोबेट होता है, प्रोबेट कैसे किया जाता है, और आपका जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आप वसीयत बना सकते हैं। तो वसीयत के रिगार्डिंग हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, और मैं कोशिश किया हूँ कि विल से रिगार्डिंग आपको एक भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने 4 वीडियो में जो वसीयत को लेकर हर एक एक चीज़ को मैं पॉइंट किया हूँ, एक एक चीज़ बताया हूँ। तो ये विल सीरीज़ की, जो आपके वसीयत सीरीज़ की, ये चौथी वीडियो है। तो अगर आपने इसे पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, तब ये चौथी आपको समझ में आएगा। तो इसका टॉपिक है कि प्रोबेट का रिवोकेशन। जो आपके वसीयत में जो प्रोबेट होता है उसको आपको रद्द कैसे करना है, समझे? प्रोबेट, रिवोकेशन ऑफ प्रोबेट, जो प्रोबेट है उसको रद्द कैसे किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग ये पूरी इसमें वीडियो में दिया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोबेट क्या होता है। तो प्रोबेट एक अदालत द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, कोर्ट सर्टिफिकेट होता है, जो यह साबित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई विल वसीयत असली और वैध, जेन्युइन एंड वैलिड है। प्रोबेट मिलने के बाद एग्जीक्यूटर वसीयत लागू करने वाला व्यक्ति को उस संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वह वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर सके। तो विल का हम लोग डिफिनेशन तो पहले, इसके पहले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि विल का, प्रोबेट का डिफिनेशन क्या है, प्रोबेट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग का मेन आज का टॉपिक है कि रिवोकेशन ऑफ प्रोबेट। रिवोकेशन ऑफ प्रोबेट क्या होता है? तो जब अदालत यह पाती है कि प्रोबेट गलती से, धोखे से या गलत जानकारी पर आधारित होकर जारी किया गया था, तो वह प्रोबेट को रद्द, रिवोक कर सकती है। प्रोबेट रद्द करना मतलब अदालत यह मानती है कि वसीयत असली बताई गई थी, अब वह संदिग्ध या अवैध पाई गई है। प्रोबेट का रिवोकेशन जो कोर्ट प्रोबेट जारी किया है उसी का पावर है कि प्रोबेट कैंसिल भी करने का। तो प्रोबेट कब रद्द किया जा सकता है, कि आपके जो क्या क्या ग्राउंड हो सकता है प्रोबेट को रद्द करने का? तो पहला ग्राउंड है कि धोखाधड़ी, फ्रॉड या झूठे तथ्यों पर प्राप्त किया गया हो। जो आप प्रोबेट जो प्राप्त किए हैं उसमें आपने कोई फ्रॉड या कोई झूठा तथ्य दिया है, तो उस पे भी उसको रिवोक किया जा सकता है। कि अगर प्रोबेट पाने वाले को अदालत से झूठ बोला, किसी जानकारी को छुपाया, कॉन्सीलमेंट या गलत दस्तावेज पेश किया है, कॉन्सील किया है या छुपाया है, तो उस ग्राउंड पे जो कोर्ट होगा वो प्रोबेट को रिवोक कर सकती है। दूसरा ग्राउंड है कि विल, जो आपका वसीयत है जाली या बनावटी हो। अगर साबित हो जाए कि वसीयत पर टेस्टेटर, जो वसीयत बनाया है, कि असली हस्ताक्षर नहीं है या वह किसी और ने फर्जी तरीके से बनाई थी, उसके ग्राउंड पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। तीसरा है कि विल बनाने वाला मानसिक रूप से असमर्थ था, अनसाउंड माइंड का था, कि उसकी मानसिक स्थिति उस टाइम सही नहीं थी कि वो वसीयत बना सके। अगर यह सिद्ध हो जाएगी कि वसीयत बनाते समय व्यक्ति स्वस्थ दिमाग में नहीं था या किसी के दबाव में था, तो उस ग्राउंड पे भी आप उसके प्रोबेट को लेके आप चैलेंज कर सकते हैं उस प्रोबेट का, कि ये जो विल जो है, जो वसीयत बनाई गई है, वो जो बनाने वाला टेस्टेटर था वो साउंड माइंड, मानसिक स्थिति में नहीं था। डी है कि नई वसीयत मिल जाए। अगर जैसे कि एक वसीयत बनाया गया है और उसका प्रोबेट हो गया है, प्रोबेट होने के बाद अगर पता चलता है कि एक और नई विल बनाई गई है, तो नई विल बनाने के बाद ये क्या होता है कि पुरानी वाली विल जो होता है ना, वो अवैध हो जाता है। तो जब अगर नई विल मिल जाए तो उस ग्राउंड पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर बाद में पता चले कि मृतक ने एक नई विल बनाई थी, तो पुरानी विल पर मिला प्रोबेट रद्द किया जा सकता है। ई में है कि गलत अदालत, लैक ऑफ जुडिक्शन, जिस कोर्ट ने प्रोबेट जारी किया है उसका क्षेत्राधिकार है ही नहीं।
इस ग्राउंड पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं उसका प्रोबेट को, कि जो कोर्ट, जिस कोर्ट या जिस मजिस्ट्रेट ने प्रोबेट जारी किया है उसका क्षेत्राधिकार है ही नहीं। अगर प्रोबेट किसी ऐसी अदालत ने दिया जिसके पास उस संपत्ति या मामले की अधिकारिता नहीं थी। एफ है कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन, प्रोसीजरल डिफेक्ट। जो प्रोबेट जो दिया गया है उसमें कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो भी आप चैलेंज कर सकता है। अगर प्रोबेट बिना सही नोटिस दिया, गवाहों की गवाही के बिना जारी किया गया हो। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो आपके रद्दीकरण, जो प्रोबेट को रद्द किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो आपका लॉ बोलता है वो आपके धारा 263 सेक्शन 263 जो आपके इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो भारतीय सक्सेशन एक्ट है, उसमें कुछ तथ्य भी दिए गए हैं किस किस केस में आपको जो आपका प्रोबेट है उसको रद्द किया जा सकता है। अगर प्रोबेट गलत व्यक्ति को मिल गया हो, जैसे कि विल किसी और पे बनाया गया है और कोर्ट ने दूसरे आदमी को प्रोबेट दे दिया हो, तो उस ग्राउंड पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं उस प्रोबेट को। अगर एग्जीक्यूटर ने गलत जानकारी दी, जो लाभार्थी है जिसको बनाया गया है वसीयत, अगर उसने गलत जानकारी दी हो, अगर विल जाली पाई गई, अगर जो वसीयत अगर जाली हो, उस ग्राउंड पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर विल में नाम वाले वारिस को नोटिस नहीं दिया गया, अगर वसीयत बनाया गया और वसीयत का अगर और कोई वारिस भी है उसको नोटिस नहीं दिया गया है, तो उस ग्राउंड पे भी प्रोबेट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर बाद में नई विल मिल जाए, बाद में अगर कोई नया अगर विल मिल जाए, जैसे कि, तो नया विल मिलने के बाद पुरानी तो ऐसे भी अवैध हो जाती है। तो ये सारे ग्राउंड है जिसपे आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं उस प्रोबेट को कैंसिल करने के लिए। जब तक प्रोबेट रद्द नहीं किया गया है, हर विल की वैधता का अंतिम प्रमाण है। जब तक प्रोबेट अगर कैंसिल नहीं किया जा रहा है तब तक वो प्रोबेट को एकदम अंतिम प्रमाण माना जाता है, कॉन्क्लूसिव माना जाता है। लेकिन जैसे ही सेक्शन 263 धारा 263 के तहत रद्द होता है तो उसकी यह कॉन्क्लूसिव पावर खत्म हो जाती है। जैसे ही वो रद्द हो जाएगा तो उसका जो अंतिम प्रमाण, जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, वो खत्म हो जाती है। कौन आवेदन कर सकता है रिवोकेशन के लिए? तो कोई भी व्यक्ति जो इस प्रोबेट से प्रभावित हुआ हो आवेदन कर सकता है। जैसे कि लीगल हियर, जो आपका वसीयत बनाया है उसका कोई उत्तराधिकारी हो, वो भी चैलेंज कर सकता है। बेनिफिशियरी, जिसे संपत्ति मिलनी थी, वो भी चैलेंज कर सकता है। क्रेडिटर, कोई ऋणदाता जो उस पर ऑलरेडी उस पर जमीन पे ऋण हो, लोन हो, तो वो भी कर सकता है। या कोई व्यक्ति जिसका हित प्रभावित हुआ हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, वो भी चैलेंज कर सकता है। रिवोकेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया, तो प्रोसीजर हम देखते हैं कि जो आपकी, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि जो प्रोबेट मिलने का प्रोसीजर क्या है, प्रोबेट पूरा हम लोग प्रोसीजर देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके प्रोबेट के रिवोकेशन का प्रोसीजर क्या क्या होता है। तो पहला स्टेप में होता है कि आपको आवेदन दाखिल करना है। तो जिस अदालत ने प्रोबेट जारी किया था, जिस कोर्ट ने प्रोबेट जारी किया था, उसी अदालत में एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ प्रोबेट दाखिल किया जाएगा। उसी कोर्ट में आपको क्या किया जाएगा, रिवोकेशन, प्रोबेट के रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये अधिकार है कि प्रोबेट जारी कर सकता है। जनरली क्या होता है, जो आपका जिला जज है उसके पास ये पावर होता है कि प्रोबेट जारी करेगा, तो उसी के पास जाके आप रिवोकेशन के लिए भी एप्लीकेशन देना है। सेक्शन 263 के तहत उसे रद्द भी कर सकता है। मतलब कि सेक्शन 263 में ये दिया गया है कि जो जिला जज होगा उसका पावर है कि वो प्रोबेट देगा, प्रोबेट को रद्द भी कर सकता है। इसमें लिखा होता है कि प्रोबेट की तारीख, जिस दिन प्रोबेट मिला है, ग्राउंड ऑफ रिवोकेशन, किस ग्राउंड पे रिवोक करना चाहिए, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे ग्राउंड हम लोगों ने इससे कुछ ग्राउंड जो हम लोगों ने 6-7 ग्राउंड दिया था, हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस ग्राउंड को आप भी किस ग्राउंड पे
रिवोक होना चाहिए। तो ग्राउंड उसमें मेंशन कर दीजिए, जो भी उसके लिए आवश्यक साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट एंड विटनेस, वो भी आप मेंशन करें। स्टेप 2 में है कि नोटिस जारी होना। अदालत क्या करेगा, जो प्रोबेट धारक है, एग्जीक्यूटर या बेनिफिशियरी को नोटिस भेजेगी कि वो अपना जवाब दे सके। स्टेप 3 में क्या करेगी कि सुनवाई, हियरिंग और गवाही होगा। विल के गवाह, जो विटनेस, जो गवाह जो अटेस्ट किए हैं, सिग्नेचर किए हैं उस पर, उसको बुलाए जाते हैं। टेस्टेटर की मानसिक, अब उसमें देखा जाएगा कि टेस्टेटर का मानसिक स्थिति थी कि नहीं वसीयत बनाने के लिए, उसका हस्ताक्षर सही था कि नहीं, या कोई उस पर कोई दबाव में आकर वो वसीयत बनाया है, ये भी चेक किया जाएगा। एक्सपर्ट या हैंड राइटिंग टेस्ट भी कराया जा सकता है। स्टेप 4 में क्या, अदालत का निर्णय, जो फिर अगर अदालत को लगता है कि, अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोबेट गलत ढंग से मिला था, तो वह प्रोबेट को रिवोक, रद्द कर देती है। इसके बाद एग्जीक्यूटर की सारी पावर खत्म हो जाती है। अगर एक बार रिवोक कर देगी तो जो भी लाभार्थी है जिसके पक्ष में आपको प्रोबेट दिया गया था, उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी और संपत्ति पर पुरानी स्थिति बहाल कर दी जाती है। यानी कि जो पुरानी स्थिति है, जो टेस्टेटर मालिक है, वो सेम स्थिति में चली जाती है। प्रोबेट रिवोकेशन की टाइम लिमिट, जैसे कि हम लोग देखे थे लोग पिछले वीडियो में कि जो प्रोबेट कितने दिनों में आप करा सकते हैं, तो उसमें देखे थे कि 3 साल के अंदर आपको प्रोबेट कराना है। वो भी 3 साल कब, जब जिस दिन आपकी टेस्टेटर जो विल बनाया हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके 3 साल के अंदर आपको प्रोबेट करा लेना है। तो प्रोबेट रिवोकेशन की टाइम लिमिट देखते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 137 है, वो बोलता है कोई भी आवेदन जिसकी समय सीमा कहीं और निर्धारित नहीं है, वह 3 वर्ष में दाखिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो प्रोबेट रद्द करने का आवेदन मृतक की मृत्यु या प्रोबेट के पता चलने की तारीख से 3 साल के भीतर किया जाना चाहिए। अगर जो प्रोबेट, जिस दिन प्रोबेट, अगर प्रोबेट मिल जा रहा है एग्जीक्यूटर को, लाभार्थी को, अगर कोई पार्टी अगर चैलेंज करना चाहता है तो उसको जिस तारीख से अगर उसको पता चलता है, ये नहीं कि जिस दिन मिला वो डेट नहीं, जिस दिन उसको पता चलता है, या जिस दिन उसको 6-7 ग्राउंड दिया गया है, 6-7 ग्राउंड में अगर उसको पता चलता है कि ये ग्राउंड पे उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस दिन से 3 साल के अंदर वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अगर देरी हो जाए तो अदालत उचित कारण सफिशिएंट होने पर माफ़ कर सकती है। अगर आपके पास कोई उचित कारण है कि किस ग्राउंड पे आपने देरी किया है, तो उस ग्राउंड पे जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी कि एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है आपको। लेकिन जनरली 3 साल, आपको 3 साल कब से होगा, जिस दिन आपको पता चलता है कि प्रोबेट हो गया है, या जिस दिन पता चलता है कि जो आपके 7 ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड के चलते वो प्रोबेट वैलिड नहीं है, अवैध है, उस दिन से 3 साल के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, रामलाल जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहन ने अदालत से प्रोबेट ले लिया। बाद में बहन सीमा को पता चला कि असली विल तो दूसरी थी और मोहन ने झूठी जानकारी देकर प्रोबेट प्राप्त किया। तो सीमा ने क्या किया कि 263 में गई, जो 263 ऑफ इंडियन सक्सेशन, जो भारतीय सक्सेशन एक्ट का जो 263 धारा के तहत वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवेदन किया, जो आपका जिला जज है उसमें आवेदन किया, और कोर्ट ने फ्रॉड साबित होने पर प्रोबेट रद्द कर दिया। अब देखते हैं कि जो प्रोबेट रिवोक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। तो एग्जीक्यूटर का मतलब जो लाभार्थी था जिसके पक्ष में वसीयत बनाई गई थी, उसको एक बार प्रोबेट हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो उसकी जो है ना सारी पावर तुरंत समाप्त हो जाती है, संपत्ति की ये स्थिति फिर से पूर्व स्थिति में चली जाती है। यानी कि जो टेस्टेटर है, जो विल बनाया है, उसको पूरा ऑनरशिप, उसको पूरा वो मालिक मान लिया जाता है कि वही मालिक है। बेनिफिशियरी के अधिकार सस्पेंड, निलंबित हो जाते हैं। जो भी जिसको विल बनाया उसके सारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। नई विल मिलने पर नए प्रोबेट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आपने जो प्रोबेट की रिवोकेशन का चैलेंज अगर नई विल के ग्राउंड पे किया है कि नया विल मिल गया हमको, उस विल से एक नया विल है, तो आपको फिर जो नई विल मिलने पर जो आपके नए
एकदम नया प्रोबेट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरानी ट्रांसफ़र या सेल, कोर्ट यह देखेगी कि वो लेन देन ईमानदारी से हुआ या नहीं। अगर कोई सेल अगर हो चुकी है उसके बाद तो क्या करेगी कि वो सेलर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो क्रेता होगा, परचेजर की प्रॉपर्टी हो जाएगी जो। अब प्रोबेट रिवोकेशन के बाद अदालत क्या कर सकती है, तो पहले क्या करेगी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी। अगर विल विवादित हो गई तो अदालत एक एस्टेट संभालने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर पेंडेंट लाइट नियुक्त कर सकती है। उसके बाद क्या करेगी कि एक फ्रेश इंक्वायरी करेगी, नई जांच करेगी। अगर बाद में नई विल मिलती है तो अदालत नई प्रोबेट प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो अगर जैसे कि नया कोई विल मिलता है तो उस पर एक नई प्रोबेट प्रक्रिया शुरू कर सकती है, और चाहे तो प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लगा सकती है ताकि कोई व्यक्ति संपत्ति बेच या ट्रांसफर ना कर सके। अब देखते हैं कि आपकी जो आवश्यक जो साक्ष्य क्या हो सकता है, जो क्या क्या एविडेंस रिक्वायर हो सकता है। तो पहले जो आपके ओरिजिनल विल या उसकी सर्टिफाइड कॉपी, जो आपका ओरिजिनल विल या उसकी सर्टिफाइड कॉपी, प्रोबेट ग्रांट की कॉपी, विल के गवाहों के बयान, जो आपके विटनेस जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके बयान, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट, जो आपके अगर फॉर्जरी का अगर मामला है, अगर लगता है कि जाली है तो उसके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी आप उसमें दीजिए। मेडिकल रिकॉर्ड, अगर आपको लगता है कि आपने टेस्टेटर की, ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेडिकल रिकॉर्ड अगर आपने चैलेंज किया है कि टेस्टेटर की मानसिक स्थिति सही नहीं थी बनाने के वक्त, तो आप उसका मेडिकल रिकॉर्ड भी चैलेंज करने के टाइम में दीजिएगा। कम्युनिकेशन प्रूफ, जो अगर जैसे ईमेल या लेटर है, व्हाट्सएप अगर उसमें कम्युनिकेशन में दिया गया है तो उसका प्रूफ भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या कुछ रूलिंग है। तो ये केस है कृष्णा कुमार बिरला वर्सेस राजेंद्र सिंह लोधा, 2008 का केस है। इसमें क्या कहा गया कि प्रोबेट रद्द करने के लिए फ्रॉड या कंसीलमेंट का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए, अदालत इसे हल्के में नहीं ले सकती। दूसरा केस है कि ईश्वर देव नारायण सिंह वर्सेज कामता देवी का केस है 1954 में। उसमें कहा गया कि प्रोबेट सिर्फ विल की जेन्युइननेस तय करती है, ऑनरशिप नहीं। अगर जेन्युइननेस पर शक है तो प्रोबेट रद्द किया जा सकता है। अगर उसको जेन्युइनिटी पे अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको रद्द कर सकती है। और केस है कि चिरंजी लाल श्रीलाल गोयनका वर्सेज जसजीत सिंह। इस केस में क्या है कि प्रोबेट रद्द तभी होगा जब अप्लीकेंट जो होता है वो एक ठोस सबूत दे कि विल फ्रॉडुलेंट या फोर्ड या दबाव में बनाई गई थी। अब देखते हैं कि रिवोकेशन के बाद क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूटर अब संपत्ति बेच या बांट नहीं सकता। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फिर से खुल जाते हैं। अगर संपत्ति किसी ने खरीद ली थी और वह गुड फेथ में था तो वह कोर्ट उस खरीदार को संरक्षण दे सकती है। तो ये जो आपका विल को लेके आपकी जितनी A to Z जानकारी है आपको मिल गई। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।